हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे संवहनी संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक का अगला प्रकार है। तो ये जो संयोजी ऊतक होते हैं वह एक तरल पदार्थ होता है। किस प्रकार के ये ऊतक होते हैं? संवहनी संयोजी ऊतक होते हैं वह एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ का नाम होता है प्लाज्मा। ये संयोजी ऊतक पूरे शरीर में बनने वाले पदार्थों का संवहन करते हैं। क्या करते हैं? ये शरीर में जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करना है? संवहन करना है। तो जो ऊतक ऑक्सीजन का संवहन पूरे शरीर में करते हैं उस ऊतक को कहा जाता है संवहनी संयोजी ऊतक। तो ये ऊतक का मुख्य कार्य होता है कि ये सभी पदार्थों को संवहन करते हैं। इस पदार्थ का नाम होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये ऊतक शरीर में पदार्थों का संवहन करते हैं। इनका काम ही होता है संवहन करना, इसीलिए इनका नाम है संवहनी संयोजी ऊतक। ये जो संवहनी संयोजी ऊतक होते हैं उसके प्रकार को हम देखते हैं, जिसको कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू। इसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जो संवहनी संयोजी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे शरीर में ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्लड क्या है? एक संवहनी संयोजी ऊतक होता है। उसी प्रकार से और क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? लिम्फ, जिसको कहा जाता है लसीका। तो ये है रुधिर या रक्त, और इसको कहा जाता है लसीका। ये दोनों क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले संवहनी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड, जिसको क्या कहते हैं? रुधिर या खून कहते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक है ये? यह तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसमें तरल पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें मैट्रिक्स होती है या धात्री जिसको कहते हैं। तो जो ब्लड है वो एक तरल पदार्थ होता है। यह क्या करता है? परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में घूमते रहते हैं। हमारा शरीर में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है ब्लड, लिम्फ और क्या आती है? हृदय। ये सभी आपस में अंग मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ब्लड करता क्या है? यह सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में हमेशा भ्रमण करते हैं। ब्लड एक ऐसा ऊतक होता है जो हमारे शरीर में पूरे हमारा बॉडी का प्रत्येक अंग में ये क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, है ना? किसके माध्यम से? जो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे कि धमनी, सीरा, हृदय, इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? परिसंचरण तंत्र बनता है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है, ब्लड की जो अधात्री होती है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक कोशिका होती है। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है वह हल्के पीले रंग के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं वो? हल्के पीले रंग के होते हैं। और ये जो संयोजी ऊतक होता है, जैसे कि ब्लड, ये क्या करते हैं? इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वह इस मैट्रिक्स में बिखरी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लड है। मानव के शरीर में ब्लड की मात्रा जो होती है वो 5 से 7 लीटर तक होती है। मानव शरीर में जो ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड रहता है उसकी मात्रा कितनी होती है? 5 से 7 लीटर।
ठीक है, 5 से 7 लीटर ब्लड हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 7.4। मतलब ये थोड़े से क्या होते हैं, 7 जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। अब ये 7.4 है, मतलब ये क्या है, हल्का सा क्षारी होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा शरीर में जो ब्लड बनता है वो किस तरीके से उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रक्त का निर्माण किस तरीके से होता है। ब्लड जो है वह बोन मैरो में बनता है। स्तनधारियों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। स्तनधारी में रक्त या रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये हमारे बोन के बीच में जो मज्जा गुहा होती है वहाँ पर एक पदार्थ भरा होता है जिसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहा जाता है। इसी बोन मैरो से ब्लड का निर्माण होता है। इस बोन मैरो में एक सेल उपस्थित होता है, उस सेल का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट सेल। बोन मैरो में एक सेल उपस्थित होता है जिसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट सेल। इसी इरिथ्रोसाइट सेल से बनता है आरबीसी। किसका निर्माण होता है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है और बोन मैरो के इरिथ्रोसाइट सेल के द्वारा किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो ब्लड होते हैं, ब्लड, इस ब्लड में यह एक क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। तो इस तरल पदार्थ में 2 भाग होते हैं। ये जो ब्लड होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है ब्लड कार्पसल्स। इसमें ब्लड 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है वह एक तरल पदार्थ होती है, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसके बाद जो ब्लड का दूसरा भाग होता है यह होता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। इस प्रकार इन दोनों भागों से मिलकर बनता है ब्लड। क्योंकि ब्लड जो है वो एक तरल पदार्थ होता है और तरल पदार्थ है मतलब इसमें पानी की मात्रा होती है। तो प्लाज्मा में बहुत अधिक पानी होता है, लगभग 95%, 91 या 95% तक ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट होता है। और इस प्लाज्मा में 95% क्या पाया जाता है, वाटर की मात्रा होती है। और दूसरा जो भाग होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। ये एक निर्जीव सेल होता है और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो ब्लड का जीवित कोशिका होती हैं। तो इन दोनों भागों से मिलकर बनता है ब्लड। हम प्लाज्मा को आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम प्लाज्मा को। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि प्लाज्मा में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। और ये रक्त का क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो रक्त या ब्लड का निर्जीव भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ये निर्जीव भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। इसका जो पीएच मान होता है प्लाज्मा का वह होता है 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। उसके अलावा इस प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जिसका प्रतिशत होता है 92%। इसमें क्या पाया जाता है, वाटर उपस्थित होता है। मतलब प्लाज्मा का 92% भाग क्या होता है, इसमें पानी उपस्थित होते हैं। और बचा कितना, जो 8% बचते हैं इस भाग में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उपस्थित होते हैं।
प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, यह रक्त का निर्जीव भाग होता है। इसका pH मान होता है 7.3 से 7.5 के बीच में। प्लाज्मा में सबसे अधिक वाटर पाया जाता है और बाकी जो भाग बचते हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक कि प्लाज्मा में कौन कौन से अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्लाज्मा में इसमें अकार्बनिक घटक के अंतर्गत NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें NaHCO3 उपस्थित होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं, पोटेशियम। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन की भी मात्रा होती है और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है और कुछ लवण की भी मात्रा होती है, सॉल्ट भी इसमें पाया जाता है। सॉल्ट होती हैं वो, इसकी मात्रा जो होती है वो 1% होती है, मतलब इसमें जो लवण की मात्रा होती है वो 1% ही इसमें उपस्थित होती है। थोड़ी मात्रा में इस प्लाज्मा में अकार्बनिक के रूप में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस उपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में, और बाकी जो होते हैं वो ये सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। आगे हम देखेंगे प्लाज्मा के कार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा के कार्बनिक घटक, जिस तरीके से प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक को हमने देखा उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन से कार्बनिक घटक पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें पहला कार्बनिक घटक पाया जाता है ब्लड प्रोटीन। रक्त प्रोटीन पाई जाती है। ये 3 प्रकार के प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसमें पहला होता है ग्लोब्युलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, और इसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ग्लोब्युलिन की मात्रा 30% होती है। प्लाज्मा में ग्लोब्युलिन की मात्रा 30% होती है। एल्ब्यूमिन की मात्रा यहाँ पर होती है 55%, और जो फाइब्रिनोजन रहते हैं वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब 7% तक। तो यहाँ पर प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कार्बनिक पदार्थ होता है न्यूट्रिएंट, मतलब कुछ पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में ग्लूकोज, फैट, वसा की मात्रा होती है और फैटी एसिड होता है, फास्फोलिपिड भी पाया जाता है, फास्फोलिपिड। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ विटामिन्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड भी पाया जाता है, एमिनो एसिड। तो इस तरीके के प्लाज्मा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं तीसरा कार्बनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है हार्मोन्स। प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स की भी मात्रा उपस्थित होती है। देखते हैं इसमें कौन कौन से हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। जो हमारे शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि,
ये ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में ये सभी उपस्थित होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस हार्मोन में पाए जाते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से मतलब ग्लैंड्स होते हैं जो अंतःस्रावी के अंतर्गत आते हैं? तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गए। तो ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है और ये हार्मोन इस प्लाज्मा या ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं और फिर उनका प्रभाव हमको हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा में हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। अगला इसमें कार्बनिक पदार्थ देखते हैं कि इसमें एंटीजन जो बाह्य कारक होते हैं और एंटीबॉडी जिसको AB से शो किया जाता है और एक होता है फॉरेन सबस्ट्रेट। तो इसमें हम देखते हैं कुछ बाहरी पदार्थ भी होते हैं जिसको फॉरेन सबस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे कि हमारे प्लाज्मा में कुछ एंटीजन एंटीबॉडी जैसी कि पाई जाती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी क्या हैं? एंटीजन होते हैं जो बाहर से हमारे शरीर पे प्रवेश करते हैं। फंगस, तो ये सभी क्या हैं? जब ये कोई एंटीजन शरीर में पहुंचता है तो ये हमारे जब ब्लड में पहुंचते हैं तो ये ब्लड के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा में ये उपस्थित होते हैं और ब्लड के द्वारा ये पूरे शरीर में जाकर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। क्या पाया जाता है उसमें? कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जैसे कि लाइपेज एंजाइम, डिस्टेज, इसके अलावा ग्लूकोगेज और एस्ट्रिएज। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये है प्लाज्मा के कार्बनिक घटक। आगे हम देखेंगे कि इस प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। चलिए हम देखेंगे प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा जो होती है वो क्या क्या कार्य को करती है। तो जैसे कि हमने उसके कार्बनिक घटक में पढ़ लिया कि ये कुछ हार्मोन्स को क्या करते हैं? पूरे शरीर में फैलाते हैं और इनमें कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमारी पूरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है प्लाज्मा। तो यहाँ पर हम इसके कार्य में लिख सकते हैं कि इसका पहला कार्य हो जाएगा कि टिश्यू व सेल को भोज्य पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लाज्मा क्या करते हैं? यह ऊतक व कोशिका को भोज्य पदार्थ वितरित करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा क्या होते हैं? प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है और ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। तो पूरे शरीर में भ्रमण करने का मतलब है कि वो सभी पदार्थों को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाते हैं। तो जैसे कि भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में बनता है तो इस भोज्य पदार्थ को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम होता है कि यह O2 को ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं व CO2 को क्या करते हैं? बाहर एग्जिट करते हैं। ये भी प्लाज्मा के ही द्वारा किया जाता है। जो O2 रहता है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का संवहन करने का काम करती है। तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इनका जो ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन को पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फिर वहाँ पर भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसके अलावा ये कुछ पदार्थों का संवहन करते हैं। तो ये प्लाज्मा जो है वो संवहन करने का काम करते हैं। जैसे कि
हार्मोन्स को हमारे पूरे शरीर पर पहुंचाएगा, जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसको भी पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे, विटामिन्स को भी पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं और एंटीबॉडी को भी ये पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनका जो मुख्य कार्य होता है वह है शरीर में पानी को नियंत्रित करना। शरीर में किसको नियंत्रित करना? पानी की मात्रा को नियंत्रित करना प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है, क्योंकि प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के वाटर कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये था प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का ही भाग होता है। ब्लड दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिका। तो ये है प्लाज्मा। अब हम अगले वीडियो में रक्त कणिका के बारे में पढ़ेंगे।